हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री यूपीएससी प्रिपरेशन। कुछ दिन पहले हमने फ्री यूपीएससी प्रिपरेशन पर एक पोल कंडक्ट करवाया था, जिसके अंदर मैंने बात की थी क्या आपको फिजिक्स ऑप्शनल के लिए आने वाली लेक्चर सीरीज को हम दोबारा से स्टार्ट करें या फिर जहां से हम बात कर रहे हैं, मतलब जिन लेक्चर्स पे हम डिस्कस कर चुके हैं वहीं से आगे कंटिन्यू करें। तो इस पोल में बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया और हमें रिक्वेस्ट की कि आप एक नई सीरीज स्टार्ट करें। ये नई सीरीज स्टार्ट करने का हमारा जो मेन मकसद है वो आने वाले मेंस एग्जाम को टारगेट करना है, जिसके अंडर हम हर एक टॉपिक को डिटेल में उसकी प्रॉब्लम्स के साथ डिस्कस करेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको टॉपिक का बेसिक पढ़ाया जाएगा, उसके बाद में आपको उसके बेसिक के बाद में उस टॉपिक के बारे में न्यूमेरिकल्स करवाए जाएंगे। न्यूमेरिकल्स के बाद में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर भी फोकस किया जाएगा। तो इन चीज़ों पे हम कोशिश करेंगे कि हर एक टॉपिक के ऊपर आपको पूरी डिटेल में चीज़ें मिले। नोट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं, आप स्वयं खुद अपने नोट्स को डिजाइन करेंगे। यहां से देख करके मैं आपको सिर्फ इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर टीच करूंगा, यहां से आप अपने नोट से नोटबुक और पेन लेकर के बैठेंगे और वहां से अपने नोट्स खुद बनाएंगे। टॉपिक टू टॉपिक हम चलेंगे, किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रा वर्क यहाँ पे नहीं करेंगे, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस होगा। जैसे जैसे जो टॉपिक्स मैं पढ़ाता जाऊंगा उस हिसाब से आपको रेफरेंस बुक्स के बारे में भी बताता जाऊंगा। जैसे मान लीजिए रेफरेंस आपके कौन कौन से आपको रेफर करने हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर बेसिकली जो है हम 5 टॉपिक्स पेपर 1 में कवर करेंगे। पेपर 1 में 5 टॉपिक होंगे और पेपर 2 में 4 टॉपिक होंगे। सबसे पहले मैं पेपर 1 की बात करता हूं। तो पेपर 1 में आपको, जैसे आप 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, मैकेनिक्स के बाद में वेव एंड ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स के बाद में इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, और इसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और लास्ट जो 5th टॉपिक होगा पेपर 1 में, उसके अंदर हम थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पढ़ेंगे। तो 5 टॉपिक में हम पढ़ेंगे थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप हर एक टॉपिक को डिटेल में करते चलेंगे। ये वही टॉपिक्स हैं, ये वही बुक्स हैं सारी जो आपने 11th क्लास से आज तक स्टडी की हैं। 11th में आपने स्टडी की है, 12th में स्टडी की है, तो उन्हीं चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके लिए मैकेनिक्स की। तो मैकेनिक्स की बात करते वक्त मैं आपको इसकी रेफरेंस बुक बता देता हूं। तो अगर आप मैकेनिक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट बुक रहती है वो आपकी ग्रेजुएशन लेवल में रहती है। ग्रेजुएशन में चाहे आपने बीएससी जनरल किया हो और चाहे आपने बीएससी ऑनर्स किया हो, आप दोनों की जो मैकेनिक्स की बुक है उसको उठा सकते हैं, वो सबसे रिलेटिव बुक रहेगी। अब मैं बता दूं, इसके अंदर जो आपकी ग्रेजुएशन में आपने पढ़ी है, एक बुक आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकते हैं, उस यूनिवर्सिटी की जो रेफरेंस बुक आपको दी जाती है आप वो ले सकते हैं। दूसरी यहां पर जो रेफर्ड बुक है वो आपकी जेसी उपाध्याय है। तीसरी एक मेरे हिसाब से जो मैं बता रहा हूं, आप ऑनलाइन उसको सर्च कर सकते हैं, येल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं, उनकी एक बुक आती है फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स। चाहे तो आप ले सकते हैं, अन्यथा आप इस फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स को छोड़ भी सकते हैं, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये 2 बुक जो है वो आपके पास होनी कंपलसरी है अगर आप फिजिक्स को पढ़ना चाहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं मैकेनिक्स के लिए जो रेफरेंस मैंने बताया वो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। इसके अलावा बहुत सारे हैं जो रेफरेंस होंगे, वो टाइम टू टाइम मैं आपको बताता जाऊंगा। अभी हम जो स्टार्टिंग है वो ग्रेजुएशन वाली बुक से कर रहे हैं। उसके अलावा जिस उपाध्याय से भी इसके रेफरेंस उठाए गए और बुकों से भी उठाए गए, वो आने वाले लेक्चर्स में आपके साथ एक एक करके डिस्कस करता चलूंगा। मैकेनिक्स में हम बेसिकली करेंगे क्या क्या, तो इसके अंदर हम बेसिकली 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला टॉपिक होगा आपका मैकेनिक्स ऑफ
पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल के मैकेनिक्स। दूसरा होगा मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, और तीसरा टॉपिक होगा इसके अंदर मैकेनिक्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस मीडिया। कॉन्टिन्यूअस मीडिया में आपका वही पोर्शन आता है जो मतलब लिक्विड की फ्लो से रिलेटेड होता है जो आप पढ़ते हैं। और 4 नंबर जो टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें स्पेशल रिलेटिविटी। ये चारों टॉपिक्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सबसे ज्यादा नंबर्स को कवर करते हैं, बार बार इन टॉपिक से क्वेश्चंस को पूछा गया है। मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल से हम स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हर एक टॉपिक को डिटेल के अंदर पढ़ते चलेंगे। आज मैं आपको सबसे पहले एक चीज को बता देता हूं, आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझना होगा। अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अच्छे से समझते हैं तो आप मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल को भी समझ पाएंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझना क्यों जरूरी है वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने आप में बन जाता है। तो हम बात करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। यह समझना क्यों जरूरी है। मान लीजिए कि आप ट्रैवल कर रहे हैं और आप सबसे पहले ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं और एक दूसरा पर्सन है जो ट्रेन के स्टेशन पे खड़ा है। जो ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है उसके लिए जो ट्रेन साइड्स में जो पेड़ होंगे या फिर और एक्स्ट्रा जो भी पर्टिकुलर चीज होगी, जैसे कोई बिल्डिंग है, तो वो उसको पीछे की तरफ मूव करती हुई दिखेंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो खुद तो स्टेबल स्टेट में है, यानी कि रेस्ट के स्टेट में है, लेकिन जिस पार्टिकल या जिस बॉडी के अंदर वो बैठा हुआ है वो बॉडी मूव कर रही है, जिसके कारण जो बाहर की चीजें होंगी वो भी उसे मूव करती हुई दिखेंगी। लेकिन एक दूसरा पर्सन जो स्टेशन के ऊपर खड़ा है या दूसरी बॉडी जो स्टेशन के ऊपर है, उसके लिए जो पेड़ वगैरह होंगे वो सारे क्या होंगे, रेस्ट की स्टेट में रहेंगे। तो ये दोनों अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गए। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसके लिए हो गया जो ट्रेन के ऊपर सवार था, और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसके लिए हो गया जो बॉडी किसमें थी, रेस्ट में थी। यानी कि मोशन के 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहले तो आप यही समझेंगे कि मोशन जो होगा वो 2 टाइप्स का होगा, या तो बॉडी का रेस्ट होगा या फिर बॉडी मोशन में होगी। सॉरी, नॉट मोशन, इट्स स्टेट। बॉडी की 2 प्रकार की स्टेट होंगी, या तो वो रेस्ट में होगी या फिर वो मोशन में होगा। रेस्ट की स्टेट क्या होगी? अगर बॉडी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो दैट इज रेस्ट, यानी कि with respect to time no change in position, no change in position। और मोशन किसे कहेंगे? with respect to time change in with respect to time change in position of body। अगर बॉडी के पोजीशन में टाइम के हिसाब से चेंज आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड इट्स मोशन, और अगर नहीं चेंज आ रहा है तो वो उसका आपको रेस्ट में बॉडी कहलाएगी। तो बात आती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो मैंने आपको बता दिए हर पर्सन के लिए अपना एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, और हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की रिक्वायरमेंट क्यों हुई। अब बात यही आती है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बिना भी हम कर सकते हैं, लेकिन जब हम फ्री स्पेस की बात करते हैं तो फ्री स्पेस में अगर आपको किसी भी बॉडी की पोजीशन को डिनोट करना है तो उसके लिए आपको रिलेटिव ही आप डिनोट कर सकते हैं। रिलेटिव का क्या मतलब हुआ? यानी कि किसी के साथ रिलेट करके, जैसे मैंने खुद के साथ रिलेट करके किसी बॉडी का पोजीशन को पोजीशन को बारे में बताया। जैसे मैं ट्रेन के स्टेशन पे खड़ा था तो मैंने उस हिसाब से बताया कि वो पर्सन या बाहर की जो बॉडी है वो इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है, और एक पर्सन जो ट्रेन में था उसके हिसाब से वो सारी चीजें क्या थी, मोशन में थी। यानी कि हम जिसके रिलेटेड किसी भी पार्टिकल के पोजीशन को बताते हैं उसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज करते हुए आप 2 तरीके से किसी भी बॉडी की जो है पोजीशन बता सकते हैं। कैसे? मान लीजिए आपको पोजीशन बतानी है किसी भी पार्टिकल की एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग, पोजीशन ऑफ पार्टिकल। तो इसके जो पोजीशन है वो आप 2 तरीके से बता सकते हैं।
पोजीशन वेक्टर से बता सकते हैं, और दूसरा जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम से बता सकते हैं। क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम का जिक्र यहां क्यों आया, यहां पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज कर सकते हैं, बट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो मान लीजिए कि कोई पॉइंट है, यही पॉइंट है, हमें इस पॉइंट की जो पोजीशन बतानी है, तो हम कैसे बता सकते हैं? हमारे लिए तीन चीजें होंगी, वाई एंड दिस वन इज जेड। अगर यहां पोजीशन बतानी है तो इसके लिए हम इसके परपेंडिकुलर, म्यूचुअल परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं। जैसे यहां से म्यूचुअल परपेंडिकुलर ये है, तो इसके लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड वाली सिस्टम रहेगी, यानी कि कोऑर्डिनेट में तो इसकी पोजीशन एक्स वाई जेड है। अगर कोऑर्डिनेट वेक्टर के रूप में बतानी पड़ेगी तो हम क्या बताएंगे? इस डायरेक्शन में आई कैप होगा, इस डायरेक्शन में जे कैप और इस डायरेक्शन में आपका के कैप। तो उसको कैसे बताएंगे? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये होगा आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम में। पोजीशन वेक्टर में कैसे बताएंगे? जैसे कोई बॉडी है तो उसकी सबसे पहले आपको पोजीशन बतानी पड़ेगी ओरिजिन से। तो ये ओरिजिन है, यहां से इसका पोजीशन वेक्टर आर कैप है, तो इसको हम कैसे बताएंगे? आर कैप से बता सकते हैं, ये इसका पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। अब पोजीशन वेक्टर को भी हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के रूप में लिख सकते हैं। जैसे आर कैप की जो है वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के रूप में डिनोट किया जा सकता है। यानी कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को आप दो तरीके से बता सकते हैं, एक पोजीशन वेक्टर से, दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम से। अब अगर मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है और वो मूव कर रहा है, मूव करते वक्त आप उसकी पोजीशन को कैसे डिनोट करेंगे किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में? तो बात करते हैं मूविंग पार्टिकल की, जो अपनी पोजीशन को बार बार चेंज कर रहा है। तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल मूविंग पार्टिकल, इट्स यहां पे मूविंग पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी पोजीशन, लेट्स अज्यूम ये मैंने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया है, इसके अंदर एक पार्टिकल को मैं डिनोट करता हूं, दिस इज पार्टिकल पी, और कुछ टाइम बाद में ये अपनी पोजीशन चेंज करके यहां पर आ गया है। अगर ये इस जगह पर आया है, इसका मतलब इसने कुछ डिस्टेंस ये वाली ट्रेवल की है, तो इसके दो पोजीशन वेक्टर होंगे, एक ओपी वाला और दूसरा ओ क्यू वाला। सॉरी, इसको थोड़ा सा दोबारा से करते हैं। ये देखिए, चलो हाँ, थोड़ा सा देखना ध्यान से, गड़बड़ हो गई थी मैंने इसलिए रीरेज कर। ये पॉइंट जो है वो ओ ओरिजिन है, तो पोजीशन वेक्टर मैं ड्रॉ करता हूं, पी से पोजीशन वेक्टर को ड्रॉ कर दिया, ये पी का पोजीशन वेक्टर जिसे हमने r1 वेक्टर कह दिया है। अब क्यू से ड्रॉ करते हैं, तो क्यू से पोजीशन वेक्टर ये है जिसे हमने r2 वेक्टर कह दिया है। अब देखो OP जो है वो r1 वेक्टर है और OQ जो है वो आपका r2 वेक्टर है। तो PQ क्या होगा? PQ आपको बताना है, PQ कैसे बताएंगे? तो PQ को बताने के लिए देखिए मैं क्या करूंगा, इसको लिख देता हूं, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है और तीसरा वेक्टर आपका ये है, तो इसको आप जोड़ेंगे कैसे? दिस वन इज योर r1 वेक्टर, दिस इज योर PQ वेक्टर और दिस इज योर r2 वेक्टर। तो वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि r1 वेक्टर प्लस PQ वेक्टर जो होगा वो r2 वेक्टर के इक्वल होगा। अब देखो हमें PQ निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा? r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, यानी कि मूविंग पार्टिकल की जो पोजीशन होगी वो आप इनिशियल वेक्टर और फाइनल वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो ये जो पोजीशन वेक्टर है r1 और r2, r1 एंड r2, ये दोनों के दोनों किसके फंक्शन होंगे? ये दोनों के दोनों फंक्शन ऑफ टाइम होंगे, टाइम के फंक्शन होंगे। समझ में आया? क्योंकि टाइम के हिसाब से पोजीशन वेक्टर भी चेंज हो रहा है, तो इस हिसाब से आपके टाइम के हिसाब से जो पोजीशन वेक्टर होंगे वो भी चेंज होंगे। तो पोजीशन वेक्टर इज द फंक्शन ऑफ टाइम इन द मूविंग इंटरवल। अगर मान लीजिए कि यहां पर जो टाइम इंटरवल यहां से लेकर यहां तक का T1 था और ये T2 है, तो चेंज इन टाइम इंटरवल कितना होगा? T2 माइनस T1।
तो चेंज इन पोजीशन, चेंज इन टाइम आ गया और हमारे पास चेंज इन पोजीशन आ गया। तो चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम क्या होगा, यानी कि R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइड बाई T2 माइनस T1, और ये है क्या आपका चेंज इन पोजीशन। देखो ये है आपका क्या चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के अनुसार से पोजीशन में चेंज। R2 माइनस R1, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ऊपर लिख लेते हैं। देखो R2 माइनस डेल R वेक्टर और डिवाइड बाई डेल T वेक्टर, ये क्या है, ये एवरेज वेलोसिटी है V बार, सॉरी V बार, ये क्या है आपकी एवरेज वेलोसिटी है। अगर यहां पर एवरेज वेलोसिटी के बजाय मैं बात करता हूं आपके लिए, तो हम क्या करें, अगर डेल टी टेंस टू 0 हो, मतलब बहुत ही छोटा हो, डेल टी टेंस टू 0 हो, इसका मतलब डेल टी जो है वो वेरी वेरी स्मॉल है। अगर बहुत ज्यादा छोटा है, मतलब एक बिल्कुल पर्टिकुलर मोमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो इन केस मैं वी बार के ऊपर एक लिमिट लगा देता हूं, जिसके अंदर हम लिमिट लगाएंगे डेल टी टेंस टू 0 एंड डेल आर डिवाइड बाई डेल टी। ये क्या हो गया आपका डेल टी टेंस टू 0। कैलकुलस की डेफिनेशन क्या कहती है कि डी आर बाई डी टी हो गया। और पोजीशन का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका वेलोसिटी होता है। और कौन सी वेलोसिटी होता है, इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी कि अगर आप पोजीशन वेक्टर का फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलती है। और अगर आप, ये तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल गई, अगर आप मान लीजिए कि सिर्फ उनका डिफरेंस लेकर के करते हैं, तो आपको एवरेज वेलोसिटी मिलती है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में अंतर समझ में आ गया होगा। जैसे P से Q तक पार्टिकल गया था, P टू Q पार्टिकल गया था, तो एक तो इसके बीच में एवरेज वेलोसिटी होगी जिसे हम V बार से, अगर आप किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछते हैं, मान लीजिए कि आपने कहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इस इंस्टेंट के ऊपर वेलोसिटी बताओ, तो यहां पर आपकी जो होगी वो V वेक्टर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, इंस्टेंट वेलोसिटी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखो बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बाद में। अगर मान लो पार्टिकल की दो अलग अलग वेलोसिटी से पार्टिकल मूव कर रहा है, इफ पार्टिकल इज मूविंग विद टू डिफरेंट वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा। पार्टिकल की पहले वेलोसिटी v1 है, फिर वेलोसिटी v2 है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा v2 माइनस v1 वेक्टर डिवाइड बाई t2 माइनस t1 वेक्टर। तो यह होगा आपका एवरेज एक्सेलरेशन। इसे हम कहेंगे एवरेज एक्सेलरेशन। अगर फिर वही लिमिट लगा दूं मैं कैलकुलस वाली कि डेल टी जो है वो टेंस टू 0 है, और इसका मतलब कैलकुलस के अकॉर्डिंग क्या कहेगा कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपका जो होगा, ये बार है नोट वेक्टर, तो डेल वी डिवाइड बाई डेल टी, लेकिन हमें लिमिट लगानी है, लिमिट क्या लगानी है डेल टी टेंस टू 0। अगर ये लिमिट मैं लगा देता हूं तो इसका मतलब ये डी वी बाई डी टी हो गया। लेकिन अभी हमने देखा था एक्सेलरेशन के लिए एक चीज को कि एक्सेलरेशन आपका जो है वो dv बाई डी टी आ गया, लेकिन अभी हमने v की वैल्यू को देखा था, v की वैल्यू क्या थी dr बाई डी टी। ये अगर मैं रखता हूं तो ये क्या होगा डी स्क्वेयर आर बाई डी टी स्क्वेयर। आपको समझ में आया मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन को कैलकुलेट किया इन द टर्म ऑफ वेलोसिटी एंड इन द टर्म ऑफ पोजिशन। अगर आप पोजीशन का सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं तो दैट इज योर एक्सेलरेशन, और अगर आप पोजीशन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, और अगर आप वेलोसिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। अगर आप डिफरेंस कैलकुलेट करके निकालते हैं तो फिर वो आपका एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन वाली कैटेगरी में चला जाएगा। इंस्टेंटेनियस और एवरेज वाले में अंतर यही होता है, वहां पर जो टाइम इंटरवल होता है वो कितना भी बड़ा हो सकता है, बट यहां पर जो टाइम इंटरवल होगा वो 0 के बिल्कुल नजदीक होगा। ये सबसे बड़ा डिफरेंस यहां पे निकल के आता है।
तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये जो एवरेज और इंस्टेंटेनियस का जो फंडा है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे थे, तो दो प्रकार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं बात करते हैं। एक होता है आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा होता है आपका इनर्शियल नॉन इनर्शियल। रेफरेंस देखो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। अगर गिवन सिस्टम में एक फ्री ऑब्जेक्ट को हम छोड़ दें, वो किसी भी प्रकार का एक्सेलरेशन उस सिस्टम के अंदर अगर एक्सपीरियंस ना करे, तो इन दैट केस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी नॉन एक्सेलरेटेड। यानी कि अगर किसी भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो होगा वो नॉन एक्सेलरेटेड हो किसी भी सिस्टम के अंदर, तो उसे हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। यानी कि अगर उसके अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू, एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट हो या फिर इसकी वैल्यू 0 हो, नॉन एक्सेलरेटेड केस हो, तो इन दैट केस जब सिस्टम इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बात करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। अगर कोई भी पार्टिकल किसी भी सिस्टम के अंदर एक्सेलरेशन को फील करता है, इफ इट इज एक्सेलरेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ द फोर्स, देन द सिस्टम इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहां पर जो एक्सेलरेशन होगा वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, ना ही वो कांस्टेंट होगा। ये दो प्रकार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, बट आपको इसके ज्यादा नहीं पढ़नी है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बनता है वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बनती है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। तो ये हमारा सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पार्ट था, जिसके अंदर मैंने किसी भी पार्टिकल की पोजीशन कैलकुलेट करना, उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करना और उसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना बताया। आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट भी अच्छे से समझा दिए। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस अच्छे से समझ में आया होगा। कल से हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को करेंगे, फिर लॉ ऑफ मोशन को करेंगे, और उसके बाद में हम कंजर्वेशन लॉ को करेंगे। कंजर्वेशन लॉ में दो चीजों को हम पढ़ेंगे, एक मोमेंटम और दूसरा आपका एनर्जी का। तो हमारे साथ बने रहिए, एंजॉय करते रहिए। चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और फ्रेश लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।